इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। दूसरे केक पर लिखे शब्दों को देखकर प्रज्ञा एकदम हैरान थी। दूसरे केक पर लिखा था डिवोर्स सेलिब्रेशन। अव्यान प्रज्ञा के कंधे पर चिन्ह रखे कहता है, सरप्राइज पसंद आया? प्रज्ञा के तो जैसे चेहरे के रंग ही उड़ चुके थे। अव्यान प्रज्ञा से दूर होकर एक ओर जाता है और म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देता है। प्रज्ञा तो अब तक वहीं जमी हुई थी। अव्यान प्रज्ञा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है, जिससे प्रज्ञा उसके सीने से लग जाती है। अव्यान के एक हाथ को पकड़ता है। प्रज्ञा अपने हाथ को देखने लगती है। अव्यान अपने कंधे पर प्रज्ञा का हाथ रख देता है। प्रज्ञा अव्यान को देखने लगती है। अव्यान प्रज्ञा को देखते हुए ही उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है। म्यूजिक धीमे धीमे चल रहा था। कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। प्रज्ञा अपने हाथ को देखती है। अव्यान प्रज्ञा की कमर को पकड़े अचानक करीब खींच लेता है। प्रज्ञा अव्यान से चिपक जाती है। अव्यान बिना भाव के प्रज्ञा की आंखों में देखता रहता है। दोनों अब डांस करने लगते हैं। प्रज्ञा तो नहीं कर रही थी, पर अव्यान उससे करवा रहा था। हाँ, वो आंखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी ना रहा। अव्यान प्रज्ञा को गोल गोल घुमाता है और फिर अपने सीने से उसकी पीठ को सटा लेता है। अव्यान अपनी उंगलियां प्रज्ञा के हाथ से फिसलते हुए उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लेता है। प्रज्ञा कांप सी जाती है। उसे तो इस वक्त डर का एहसास हो रहा था। हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊँगा तेरे बिना। हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता कैसे मैं जीऊँगा तेरे बिना। प्रज्ञा को बार बार बस केक पे लिखे शब्द दिख रहे थे। अव्यान प्रज्ञा के कान पर धीरे से बाइट करता है तो प्रज्ञा सिहर उठती है। अव्यान उसके गाल पर धीरे से बाइट करके कहता है, तुम्हें क्या लगा सजनी, तुम कुछ भी करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। ये सुनकर प्रज्ञा के बदन में ठंड की लहर दौड़ उठती है। हर वक्त दिल को जो सताए ऐसी कमी है तू, मैं भी ना जानूं कि इतना क्यों लाजमी है तू। नींदें जाके लौटी ना, कितनी रातें ढल गईं, इतने तारे गिने कि उंगलियां भी जल गईं। बोलकर अचानक ही अव्यान प्रज्ञा की गर्दन पर सूंघते हुए बहुत जोर से काटता है। प्रज्ञा की दर्द भरी आह निकल जाती है। अव्यान का चेहरा धीरे धीरे डार्क होने लगा। अव्यान प्रज्ञा के पेट पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहता है, मुझसे दूर जा रही हो। बोलते हुए उसकी आवाज़ सर्द हो जाती है। प्रज्ञा जो अब तक सुन पड़ी थी, वो खुद को अव्यान से छुड़ाने लगती है। अव्यान ने इतना टाइट पकड़ा था कि प्रज्ञा को अब दर्द होने लगा था। प्रज्ञा छटपटाते हुए कहती है, हमें दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए। अव्यान प्रज्ञा की कमर को कसकर पकड़ लेता है। प्रज्ञा दर्द से कराह उठती है। अव्यान प्रज्ञा के कान में एकदम सर्द आवाज़ में कहता है, दर्द हो रहा है और मेरे दर्द का क्या। बोलकर अव्यान प्रज्ञा को उसी तरह से केक के पास ले जाता है। अव्यान प्रज्ञा के हाथ को पकड़कर चाकू उठाता है। वो पहले 6 मंथ एनिवर्सरी वाला केक कट करवाता है और डिवोर्स सेलिब्रेशन वाला। इतना करते ही वो प्रज्ञा को छोड़कर केक उठाता है और प्रज्ञा की ओर बढ़ाता है, पर प्रज्ञा मुंह नहीं खोलती। अव्यान उसे देखकर बेहद सर्द आवाज में बोलता है, ओपन योर माउथ। प्रज्ञा नाव में सिर हिलाती है। अव्यान इस बार बहुत जोर से चिल्लाता है, आई सेड ओपन योर माउथ। प्रज्ञा डर से जल्दी से अपना मुंह खोलती है। अव्यान प्रज्ञा के मुंह के अंदर केक डालता है। प्रज्ञा जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेती है। अव्यान प्रज्ञा के मुंह से अपनी उंगली निकालता है, फिर अपने मुंह में उस उंगली को डालता है। प्रज्ञा को मजबूरी में केक खाना पड़ता है। अव्यान अपनी उंगली को चूसते हुए बाहर निकालता है। अव्यान प्रज्ञा को देखता है, जो बहुत मुश्किल से अपना मुंह हिलाते हुए केक खा रही थी। कुछ वक्त अव्यान प्रज्ञा को देखता है, फिर टेबल पर एक लात मारता है। टेबल पर रखा दोनों केक दूर जा गिरते हैं। प्रज्ञा डर से अपने कदम पीछे कर लेती है। अव्यान मुड़कर प्रज्ञा को देखता है तो प्रज्ञा अपने कदम धीरे धीरे पीछे करने लगती है, क्योंकि इस वक्त सच में उसे अव्यान से डर लग रहा था। अव्यान प्रज्ञा को दूर जाता देख जल्दी से उसकी ओर बढ़ता है। प्रज्ञा तेजी से पीछे हटती है, पर अव्यान पहुंच ही जाता है। अव्यान प्रज्ञा के बाजुओं को कसकर पकड़ लेता है। प्रज्ञा उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर कांप रही थी, पर वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अव्यान अपने गुस्से में प्रज्ञा के बाजुओं को इतना जोर से पकड़े हुए था कि प्रज्ञा के बाजुओं में उसके हाथों के निशान दिखने लगे थे। प्रज्ञा दर्द में धीरे से कहती है, आह प्लीज छोड़िए। अव्यान प्रज्ञा पर धीरे से चिल्लाते हुए कहता है,
मुझसे दूर जाना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे दूर जाने के बारे में सोचने की? प्रज्ञा अपने बाजुओं को लगातार छुड़ाने की कोशिश करती रहती है। दर्द से उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। अभियान उसे और कसकर पकड़ते हुए जोर से चिल्लाता है, जवाब दो। अब प्रज्ञा से भी ये दर्द और सवाल बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, इसीलिए वो भी जोर से चिल्लाती है, हाँ हाँ, मैं जाना चाहती हूँ आपसे दूर। बोलते ही प्रज्ञा नाराजगी से अभियान को देखती है। अभियान भी प्रज्ञा की आंखों में देखने लगता है। प्रज्ञा अब अपने अंदर बसे दर्द को बाहर निकालते हुए चिल्लाती है, और क्यों रहूं मैं आपके साथ? आपसे जिसने शादी की वो सहस्त्रा थी, मैं नहीं। आप जिसके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं वो सहस्त्रा है, मैं नहीं। मैं आपकी सहस्त्रा नहीं हूँ। बोलते ही प्रज्ञा की आंखों की नमी गालों पर बह जाती है। अभियान जैसे ही प्रज्ञा के आंसू देखता है उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं। प्रज्ञा की बात सुनकर अभियान के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। प्रज्ञा निढाल सी एक कदम पीछे हट जाती है और अपने आंसुओं को बहाते हुए कहती है, और कितना बर्दाश्त करूं मैं ये सब? कब तक और क्यों बर्दाश्त करूं मैं आपके और सहस्त्रा की करीबी को? आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती मैं। आप जिसे समझकर मेरे करीब आते हैं वो मैं नहीं हूँ। बोलते हुए प्रज्ञा रोने लगती है। प्रज्ञा फर्श को देखकर रोते हुए कहती है, मैं प्रज्ञा हूँ जिसे आप बहुत पहले ही भूल चुके हैं। वो प्रज्ञा जो आपसे बचपन से प्यार करती है। वो प्रज्ञा जो सिर्फ आपकी बनने के सपने देखती रहती है। वो प्रज्ञा जो आपकी सजनी बनना चाहती थी। आपकी ज़िंदगी का हिस्सा मैं ज़रूर हूँ, लेकिन सहस्त्रा के नाम से। अब मैं खुद को किसी और की पहचान देकर आपके साथ नहीं रह सकती। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। इतना बोलते ही प्रज्ञा के आंसू तेजी से बहने लगते हैं। अभियान प्रज्ञा के करीब जाता है और उसके आंसुओं को पोंछने लगता है। प्रज्ञा उसे देखने लगती है। अभियान प्रज्ञा की आंखों में देखते हुए कहता है, बिना सोचे बिना समझे तुमने ये राय बना ली कि मैं किसके करीब जाना चाहता हूँ और किसके करीब नहीं जाना चाहता। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें पहली बार उस गार्डन में देखा था? प्रज्ञा जैसे ही ये बात सुनती है तो उसे उस दिन की याद आ जाती है जब पहली बार प्रज्ञा अभियान से टकराई थी। उस वक्त अभियान ने अपने पूरे चेहरे को कवर किया हुआ था। अभियान प्रज्ञा के गाल पर हाथ रखकर कहता है, 3 साल की उम्र के बाद 6 साल की उम्र में मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। तब भी तुम्हारी शक्ल बिल्कुल वैसी ही थी जैसे 3 साल की उम्र में थी, बस तुम्हारी हाइट थोड़ी बढ़ गई थी। तब से मैं तुम पर नज़र रख रहा था। तुम्हारा नाम बदला, तुम्हारी पहचान बदली, पर तुम नहीं बदली थी। अभियान के हर एक शब्द प्रज्ञा के दिल को धड़का रहे थे। अभियान प्रज्ञा की आंखों में एकटक देखते हुए कहता है, तुम वही प्रज्ञा थी। मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन तुम मुझे भूल चुकी थी। तुम्हें तुम्हारा खुद का परिवार याद नहीं था। पता है उस वक्त मुझे कैसा लगता था? जैसे मेरा टूटा हुआ दिल कभी जुड़ना ही नहीं चाहता। वो दिल जो तुम्हारे मरने की खबर सुनकर टूट चुका था। तुम जब पैदा हुई थी और जब तुम्हें मेरी गोद में रखा गया, उसी वक्त से ये दिल तुम्हारे लिए धड़का था, सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रज्ञा एकटक अभियान की आंखों में देख रही थी। भले ही अभियान के चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे, लेकिन वो अपने जज्बात मुंह से बता रहा था। प्रज्ञा की धड़कनें बहुत तेज धड़क रही थी, क्योंकि आज से पहले कभी अभियान के दिल की बात वो नहीं जानती थी। अभियान अपनी बातों को आगे बढ़ाकर कहता है, तुम्हारी मुझसे शादी होना मेरा प्लान था, क्योंकि ध्रुवंश को लगता है कि ये उसने किया। शादी के बाद भी मैं तुमसे दूर रहा, क्योंकि तुम्हारे करीब आते ही मुझे तुम्हें सब कुछ याद दिलाने का मन करता है। पर अगर मैं ऐसा करता तो तुम्हारी जान जा सकती थी। इसीलिए मैंने कभी किसी को ये पता लगने ही नहीं दिया कि तुम प्रज्ञा राठौर हो। ध्रुवंश और रैबिट को शक हो चुका था। रैबिट ने तो तुम्हारा डीएनए टेस्ट तक करवाया, लेकिन मैंने वक्त रहते डीएनए रिपोर्ट्स ही बदल दी। तुम्हें पूरी दुनिया के सामने अब तक अपनी पत्नी नहीं स्वीकारा, क्योंकि मुझे प्रज्ञा अभियान सिंघानिया बनाकर तुम्हें दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराना है, ना कि सहस्त्रा अभियान सिंघानिया बनाकर। सारी बातों को सुनकर भी प्रज्ञा के मुंह से बस एक सवाल आता है, जिसे वो पूछ ही लेती है, अगर आपको सब कुछ पता था तो फिर आपको तो ये भी पता होगा कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। तो फिर आपने उस वक्त भी अपनी ज़बान से मेरा जिक्र क्यों नहीं किया? आपने ऐसा क्यों कहा कि प्रज्ञा का प्यार बस एक बचपना था? आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि वो नासमझ थी? अभियान एकदम से कहता है, याददाश्त वापस आ गई है। मुझे उसी वक्त पता चल चुका था। तुम्हारी आंखों ने मुझे सब कुछ बता दिया था। बोलते ही अभियान रुक जाता है और उसके चेहरे पर अचानक गुस्सा दिखने लगता है। वो अचानक ही प्रज्ञा को धक्का देता है और कहता है, मुझे लगा था कि याददाश्त वापस आते ही तुम मुझे सबसे पहले आकर बताओगी, पूरे 18 साल की तड़प दूर करोगी, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपनी झूठी पहचान को वैसे ही बनाए रखा, और तो और अपने दिमाग में बेकार की बातें लाकर मुझसे दूर होने लगी। मन तो करता था तुम्हें एक थप्पड़ मारकर सब कुछ क्लियर कर लूं, लेकिन मैं भी देखना चाहता था तुम्हारे बेकार के ख्याल किस हद तक जाते हैं। बोलते हुए अभियान के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने एक कदम पीछे करके कहता है,
और आज देखो किस हद तक तुम्हारी सोच ने लाकर खड़ा कर दिया है। तुमने सीधे इस डिवोर्स का फैसला कर लिया अपने प्यार के लिए। एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि चलो आमने सामने पहले बात कर लेते हैं। एक बार, बस एक बार मुझसे पूछती, लेकिन नहीं, तुमने नहीं पूछा। तुमने धोखे से डिवोर्स पेपर्स बनवा लिए। क्या तुम इतनी बदल गई कि डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर करते हुए भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? मुझसे दूर जाने के ख्याल से भी तुम्हारे दिल में दर्द नहीं उठा? अव्यान के हर एक शब्द बिल्कुल खंजर की तरह प्रज्ञा के दिल में चुभ रहे थे। प्रज्ञा अब जोर जोर से रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है, एक एक पल ये सोच सोच कर हमें बहुत दर्द होता था, लेकिन हम क्या करें, हमसे नहीं सहा गया। मुझे नहीं पता था कि आप 18 सालों से मेरे लिए तड़प रहे हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें पता है कि हमने आपको अपनी पहचान ना बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, उससे भी बड़ी गलती कर दी आपसे दूर होने के बारे में सोचकर। प्लीज़ आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दीजिए। प्रज्ञा रोते हुए अव्यान की ओर बढ़ती है। अव्यान अब प्रज्ञा को बिल्कुल नहीं देख रहा था, उसे बस प्रज्ञा के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। प्रज्ञा रोते हुए अव्यान को देखकर अपना हाथ बढ़ाने लगती है। वो अव्यान को इस वक्त बस छूना चाहती थी, लेकिन वो अव्यान को छू पाती उससे पहले ही अव्यान उसका हाथ पकड़ लेता है। अव्यान प्रज्ञा के हाथ को देखकर कहता है, एक माफ़ी से तुम मेरे उन दर्दों को खत्म नहीं कर सकती। दूर जाना चाहती थी ना मुझसे, अब जाओ। बोलते ही अव्यान प्रज्ञा के हाथ को जोर से झटकता है। प्रज्ञा लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाती है। अव्यान उसे गिरा हुआ देखकर फिक्र से आगे बढ़ने को होता है, लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, हाँ हाँ, मैं जाना चाहती हूँ आपसे दूर। ये आवाज़ सुनाई देते ही अव्यान के कदम रुक जाते हैं। अव्यान अब वहाँ से जाने लगता है। प्रज्ञा अव्यान को जाते देखकर जल्दी से उठकर खड़ी होती है और भागकर उसके पीछे जाती है। अव्यान के कदम गुस्से से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। प्रज्ञा उसके पीछे दौड़ती हुई बुलाने लगती है, साजन, साजन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। साजन प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रज्ञा बोलते ही जा रही थी, लेकिन अव्यान अब कहाँ सुनने वाला था। उसके कदम बस गुस्से से आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अव्यान कार के पास पहुंचते ही उसमें बैठता है और बहुत तेजी से वहां से चला जाता है। प्रज्ञा कार के पीछे दौड़ते हुए बुलाने लगती है, पर कार अब तक बहुत दूर चली जा चुकी थी। प्रज्ञा घुटनों के बल बैठी अब दूर गई कार को देखती रहती है। प्रज्ञा रोते हुए अपने हाथ चेहरे पर रखकर अफसोस करके कहती है, ये मैंने क्या कर दिया। अव्यान के कानों में बस प्रज्ञा के जाने की आवाज़ आ रही थी। अव्यान का ध्यान रास्तों पर बिल्कुल नहीं था। वो बहुत तेजी से बस अपने गुस्से में कार चलाए जा रहा था। चलाते चलाते अचानक उसकी कार बहुत तेजी से पेड़ पर टकराती है। अव्यान का सिर बहुत जोर से स्टीयरिंग पर जा लगता है। अव्यान के सिर पर गहरी चोट लग जाती है, जिस वजह से उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। दूसरी ओर आव्या किसी कारण से हॉस्पिटल आई थी। वो इस वक्त वापस जा रही थी, पर अचानक उसकी नज़र लिफ्ट की ओर चली जाती है। आव्या को लिफ्ट देखते ही कल की बात याद आती है। उसे उस 3rd फ्लोर में छिपी नैना के बारे में जानना था। आव्या कुछ देर तक सोचती है, फिर हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। आव्या जाकर कार में बैठने को जाती है, पर तभी उसकी नज़र धीर पर जाती है, जो बैग में कुछ लेकर जा रहा था। आव्या उसे देखकर कुछ सोचती है, फिर उसे आवाज़ देकर बुलाने लगती है। धीर पलटकर आव्या की ओर देखता है। आव्या जल्दी से धीर की तरफ जाती है। धीर कंफ्यूज्ड होकर खड़ा था। आव्या उसके पास जाते ही कहती है, कहाँ जा रहे हो? धीर अपनी नज़रें हॉस्पिटल के अंदर डालता है, फिर कहता है, वो मैम बस अंदर। बोलते हुए धीर इधर उधर देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि रुद्रांश के आदमी यहाँ हर जगह मौजूद थे। धीर के ऐसे हकलाने से आव्या अपना हाथ बढ़ाकर धीर के कंधे पर रखती है। आव्या जैसे ही अपना हाथ धीर के कंधे पर रखती है, धीर सामने देखकर डर से जल्दी से पीछे हो जाता है, जिससे आव्या का हाथ उसके कंधे से हट जाता है। आव्या उसे डरा हुआ देखकर पीछे पलटने वाली होती है, लेकिन आव्या पलटती उससे पहले कोई उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। आव्या सीधा उसके सीने से टकरा जाती है। आव्या सिर उठाकर देखती है तो उसे रुद्र दिखता है, जो गुस्से से धीर को देख रहा था। रुद्र की बेहद सर्द आवाज़ उस जगह पर सुनाई देती है, रिमूव योर शर्ट। धीर रुद्र के ऐसे बोलने से उसे देखता है, फिर सिर झुकाए कहता है, बट बॉस मैंने अंदर कुछ नहीं पहना। उसके इतना बोलते ही रुद्र चिल्ला उठता है, आई सेड रिमूव योर शर्ट। रुद्र की तेज आवाज़ से आव्या भी सहम जाती है। धीर जल्दी से अपनी पहनी हुई शर्ट उतारता है और रुद्र को देखता है। रुद्र अपना हाथ बढ़ाता है और धीर उसे वो शर्ट दे देता है। धीर अब खुद को ढकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वो घर में तो शर्टलेस रह सकता था, लेकिन बाहर वो इस तरह नहीं रह सकता। गेट लॉस्ट, रुद्र की एक आवाज़ आती है और धीर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वैसे तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था।
आव्या को धीर की हालत देख बुरा भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। आव्या रुद्र को गुस्से से देखती है। वो उसे कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नज़र रुद्र की शर्ट पर जाती है। रुद्र की शर्ट पर खून लगा था। ये देखकर आव्या की आंखों में एक घबराहट जन्म लेती है। जैसे ही रुद्र ये देखता है, अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। इस औरे को देखकर तो आव्या और ज़्यादा डरने लगती है। आव्या पीछे होने लगती है, पर रुद्र उसे होने नहीं देता। रुद्र आंखें बंद करके ही आव्या का हाथ पकड़ लेता है। आव्या के चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। रुद्र अपनी आंखें खोल अपनी पहनी हुई शर्ट को फाड़ देता है। शर्ट फटते ही वो उसे उतार कर फेंक देता है। रुद्र आव्या का हाथ पकड़ एक ओर ले जाता है। अचानक ही आव्या के मुंह से एक आवाज़ निकल जाती है, प्लीज़ छोड़ दो। रुद्र इस वक्त शर्टलेस था। रुद्र आव्या को साइड में ले जाकर कार से सटा देता है। आव्या पहले तो आंखें बंद रखती है, फिर धीरे धीरे आंखें खोलकर उसे देखती है। रुद्र धीर की शर्ट को घूरते हुए कहता है, योर एवरी टच इज़ ओनली माइन बेबी गर्ल। बोलते हुए उसकी आंखों में आव्या के लिए एक पागलपन दिख रहा था। रुद्र पॉकेट के से लाइटर निकालता है और धीर की शर्ट को जलाकर फेंक देता है। आव्या बस उस जलते हुए शर्ट को देखती रहती है। रुद्र आव्या की चिन पकड़ अपनी ओर घुमाता है। आव्या की नज़रें रुद्र की नज़रों से टकरा जाती हैं। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी नज़र सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। वो हर एक चीज़ या इंसान जिसे तुम टच करोगी या देखोगी, मैं उसे इसी तरह से जलाकर राख कर दूंगा, बिकॉज आई एम बैडली पजेसिव फॉर यू बेबी गर्ल। आव्या थोड़ा गुस्से से कहती है, इसे पजेसिव होना नहीं, पागलपन कहते हैं। रुद्र आव्या के गाल पर हाथ रखकर तुरंत बोलता है, वो तो मैं हूँ बेबी गर्ल, तुम्हारे लिए। आव्या का एकदम से पारा चढ़ जाता है। वो रुद्र पर चिल्लाती है, पर मैं तुम्हारी नहीं हूँ, समझे तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी? नो वे, तुम एक हार्टलेस पर्सन हो। तुम में दिल जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। बेकसूरों की जान लेते हो, इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करते हो। तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह हो। आव्या के इतना बोलते ही रुद्र कुछ पल उसे देखता है। उसकी बातों को गौर करते हुए रुद्र के मुंह से एक शब्द निकलता है, बेकसूर। ये शब्द बोलते ही रुद्र आव्या से एक कदम दूर हो जाता है। फिर एक बार उसके मुंह से निकलता है, बेकसूर। इतना बोलते ही रुद्र हंसने लगता है। उसकी हंसी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। वो पागलों की तरह हंस रहा था। रुद्र की हंसी से आव्या का तो डर से शरीर ठंडा हो जाता है। रुद्र हंसते हुए आव्या को देखता है, फिर हंसी रोक आव्या की ओर कदम बढ़ाते हुए कहता है, टू मच इनोसेंट बेबी गर्ल। बोलते हुए वो आव्या के करीब जाकर उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख लेता है। रुद्र आव्या की मासूम आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी ये क्यूटनेस और इनोसेंस पर ही तो मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। रुद्र इतना बोल आव्या की नाक पर किस करता है, फिर उसकी आंखों में देख उसकी नाक को अपनी नाक से रगड़ते हुए कहता है, बेकसूरों को मारना मेरी फितरत में नहीं है। तुमने जो उस एक हफ्ते तक उस कमरे में देखा वो सब कसूरवार थे, जिसे कानून या कोर्ट कभी सजा नहीं दे सकती। हॉस्पिटल में हर एक दिन कोई ना कोई केस आता रहता है। क्या तुम देखती नहीं हो बेबी गर्ल? उस दिन जितने भी लोगों को मैंने मारा वो सब रेपिस्ट थे। उन सब ने मिलकर 8 साल की बच्ची का रेप करके उसे मार डाला, तो कैसे मैं उन पर रहम दिखाता? आव्या ये सोचकर ही नफरत से भर उठती है, पर उसे जैसे ही कुछ याद आता है वो आंखें खोलकर रुद्र को देखती है। रुद्र और आव्या का चेहरा इस वक्त बहुत करीब था। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो पता कर लो। अगर मैंने एक शब्द भी झूठ बोला है तो हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। पीछे मुड़कर एक बार भी तुम्हें नहीं देखूंगा। रुद्र की एक बात सुन आव्या की आंखें नम हो जाती हैं। आव्या आंखों में नमी लिए रुद्र को देखते हुए कहती है, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो जगह मेरे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। फिर एक हफ्ते तक तुमने मुझे वहाँ क्यों रखा? मैं घुट रही थी वहाँ पर रुद्र। बोलते ही आव्या की आंखों से आंसू बह जाते हैं। रुद्र अपनी पछताई नज़रों से आव्या को देखता है, फिर कहता है, नहीं दिखाता तुम्हें वो सब, लेकिन तुम्हारी हरकत ने वो सब दिखाने पर मुझे मजबूर कर दिया। मेरे डैड ने जिस तरह से मेरी मॉम को टॉर्चर किया था, उसे मारने का हक सिर्फ मेरी मॉम को है और किसी को नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली ने डैड की वजह से बहुत स्ट्रगल किया, बट उससे भी ज़्यादा मेरी मॉम ने किया है। तो मैं डैड को मारने का हक तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? आई कांट नो। मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। आई एम सॉरी बेबी गर्ल। रुद्र के ये शब्द सुनते ही आव्या झट से रुद्र के गले लग जाती है। रुद्र भी टाइटली उसे पकड़ लेता है। आव्या अब रोने लगती है। आव्या रोते हुए कहती है, मैं तुम्हारे उस रूप को दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। मुझे वही रुद्र चाहिए जिससे मैं पहली बार मिली थी। प्लीज़ रुद्र। रुद्र से बिछड़ने का डर आव्या के अंदर भी था, लेकिन उसके खौफ ने उसके अंदर जगह ले ली थी, जिस वजह से आव्या रुद्र की चाहत से ज़्यादा रुद्र के खौफ को दिल में जगह बनाए बैठी थी। आज आव्या रुद्र के अंदर छिपे हैवान को शांत करने की कोशिश कर रही थी। रुद्र आव्या को रोते हुए कभी नहीं देख सकता था। रुद्र आव्या की पीठ को रब करते हुए उसके कान में कहता है,
आई प्रॉमिस बेबी गर्ल, मैं कभी तुम्हारे सामने उस हैवान को नहीं आने दूंगा। आव्या उसके हर एक शब्दों को सुनकर बहुत ज़्यादा टाइटली उसे पकड़ लेती है। आव्या का रोना कुछ पलों तक वैसा ही चलता रहता है। आव्या के आंसुओं को रुद्र रोकना चाहता था, लेकिन वो नहीं रोकता, क्योंकि उसे पता था कि आव्या के आंसू अब दोनों की दूरी को खत्म करने वाले थे। आव्या का डर, बेचैनी, सब कुछ इन आंसुओं के द्वारा निकलकर बह रहा था। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने के बाद आव्या के सिसकने की आवाज़ आती है। रुद्र धीरे से आव्या को खुद से अलग करता है। रुद्र के शर्टलेस बदन पर आव्या के चिपके हाथ हट जाते हैं। रुद्र आव्या के गालों को, भीगे गाल को अपने हाथ से साफ करता है। आव्या इस वक्त नजरें झुकाए खड़ी थी। रुद्र आव्या के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मैं अपनी हैवानियत को तो तुमसे छुपा लूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए जो जुनूनियत, पागलपन और पॉजिटिवनेस है उसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही छुपा सकता हूँ। बोलते ही रुद्र आव्या के माथे पर किस कर लेता है। आव्या अपनी भीगी पलकों से रुद्र को देखती है। रुद्र के कोल्ड एक्सप्रेशंस अब भी उसके साथ थे। रुद्र की बॉडी चांद की रोशनी में चमक रही थी। उसके एब्स इतने ज़्यादा अच्छे थे कि कोई भी लड़की उसकी बाहों में रहने के लिए कुछ भी कर जाए। आव्या कुछ पल उसकी आंखों में देखती है, फिर अपने दोनों हाथ सीने पर रखकर रोनी आवाज़ में कहती है, वो लड़कियां तुम्हारे हॉट बॉडी को देख रही हैं। आव्या की बात सुनकर रुद्र आव्या को देखते हुए गन निकालकर उस ओर शूट करता है। जो लड़कियां रुद्र को देख रही थी वो बुलेट फायर होते ही चिल्लाकर भाग जाती हैं। बुलेट फायर की आवाज़ आव्या के लिए नॉर्मल थी, इसीलिए वो उन सबको भागते हुए देखती है। रुद्र ने उन सब पर बुलेट नहीं चलाई थी, बस उन्हें डराने के लिए साइड में चला दी थी, वो भी बिना देखे। रुद्र गन को कार के अंदर फेंककर आव्या की आंखों में देखकर उसे उठा लेता है। आव्या रुद्र की कमर पर अपने दोनों पैर लपेट लेती है। रुद्र कार का दरवाज़ा खोलता है और अंदर आव्या को लेकर खुद भी जाता है। रुद्र कार का दरवाज़ा बंद करता है, चारों तरफ कार में पार्टीशन लगा देता है। उसकी कार जहाँ थी वहाँ थोड़ा अंधेरा था, बस चांद की रोशनी आ रही थी, लेकिन अब कार के अंदर बिल्कुल अंधेरा छा चुका था। उस अंधेरे में आव्या कार की सीट पर लेटी थी और रुद्र उसके ऊपर था। आव्या के पैर अब तक उसकी कमर पर लिपटे थे। अंधेरे में रुद्र आव्या को महसूस करते हुए कहता है, तुम्हारे इन होठों का रस पीने की तलब लगी है मुझे। बहुत कंट्रोल किया खुद को, लेकिन आज नहीं। आव्या भी रुद्र की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। आव्या रुद्र को परमिशन देने के लिए धीरे से आगे बढ़कर अपने होठों से उसके होठों को छू लेती है, पर रुद्र को तो नॉर्मल किस नहीं चाहिए थी। रुद्र आव्या की ड्रेस की जिप को खोल देता है। आव्या घबराते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो रुद्र? रुद्र आव्या की ड्रेस को कंधे से सरकाता है और बहुत धीरे से अपनी सांसों को संभाल कर कहता है, डोंट वरी, किस के सिवाय कुछ नहीं करूँगा, बट जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कार में दोनों की फुसफुसाते हुए आवाज़ आ रही थी। रुद्र आव्या के कंधे को पकड़कर उसकी गर्दन पर लिक करने लगता है। आव्या का पूरा बदन सिहर उठता है। रुद्र बहुत तेज़ी से उसकी गर्दन को लिक कर रहा था। आव्या को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई आइसक्रीम है। रुद्र की जीभ अब आव्या के होठों पर चलने लगती है। धीरे धीरे रुद्र आव्या के होठों को अपने पूरे मुंह में भर लेता है। आव्या के हाथ रुद्र की पीठ पर कसे हुए थे, वो आंखें बंद किए हुए थी। रुद्र जिस तरह बिल्कुल अलग था, उसी तरह से उसकी किस करने का तरीका भी बहुत अलग था। रुद्र आव्या के होठों को वाइल्डली किस कर रहा था। आव्या की बहुत हल्की सिसकी निकल रही थी, जो कार में साउंड प्रूफ होने की वजह से वहीं दब रही थी। रुद्र आव्या को किस करते हुए अपनी तड़प को दूर कर रहा था। रुद्र इतना ज़्यादा वाइल्ड था कि आव्या से सहना मुश्किल होता जा रहा था। आव्या का मुंह रुद्र के मुंह के कब्जे में था, पर फिर भी आव्या बहुत धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रही थी। आह रुद्र! रुद्र की वाइल्डनेस वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। रुद्र किस ही कर रहा था, लेकिन उसकी किस इतनी रफ थी कि आव्या के होंठ और गर्दन लाल हो चुके थे। किस करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं। अब भी रुद्र रुका नहीं था। वो कभी आव्या के गाल को किस करता, कभी गर्दन को या उसके कंधे को। रुद्र तो आव्या को किस करते हुए सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा था। आव्या सिसकती जा रही थी, क्योंकि अब तक रुद्र की किस बहुत ज़्यादा रफ हो चुकी थी। रुद्र आव्या को शक और लिक ज़्यादा कर रहा था। आव्या को जब लगता है कि रुद्र ऐसे नहीं रुकने वाला, तो वो रुद्र को धीरे से धक्का देते हुए कहती है, आज छोड़ो, अब बस भी करो रुद्र। रुद्र अपनी किस करने में ही गुम था। कुछ वक्त और बीत जाता है, तब जाकर रुद्र रुक जाता है। आव्या और रुद्र दोनों लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। रुद्र आव्या की ड्रेस को ठीक करता है, सीट पर बैठकर आव्या को सीने में छुपा लेता है। आव्या रुद्र के ऐसे करते ही तुरंत सो जाती है, क्योंकि पूरी रात रुद्र ने उसे सोने नहीं दिया था। आव्या को सोते देखकर रुद्र उसके माथे पर किस करता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ अव्यान की आंखें दर्द के साथ खुलती हैं। अव्यान अपनी आंखें खोलकर खुद को मिरर में देखता है। माथे पर लगी चोट को देखकर वो रुमाल निकालकर माथे के खून को पोंछता है। अव्यान कार को देखता है, जो पेड़ पर टक्कर होने की वजह से डैमेज हो चुकी थी। अव्यान कार से बाहर निकलता है और रॉनी को कॉल करता है। अव्यान रॉनी को कार लाने को कहता है, तो रॉनी हाँ बोल देता है।
कुछ आधे घंटे में ही कार अव्यान के सामने रुकती है। कार आते ही अव्यान अंदर बैठता है। कार अब वहां से चलने लगती है। अव्यान सीट से सिर टिकाए आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने इस वक्त कल रात का सारा सीन चल रहा था। कार में न्यूज़ चल रही थी। अव्यान का तो पूरा ध्यान अब तक कल रात की बातों पर ही था, लेकिन एक न्यूज़ से उसकी आंखें खुल जाती हैं। न्यूज़ में एक हेडलाइंस दिख रही थी जिसमें बताया जा रहा था, तट के किनारे एक लड़की की लाश मिली, जिसकी कंडीशन को देखकर समझ आ रहा है कि किसी ने उसे मारकर उस पानी में फेंक दिया। उसके गले में मंगलसूत्र भी देखा गया है, जिससे साफ पता चल रहा है कि वो एक शादीशुदा थी। न्यूज़ की हेडलाइंस को देख अव्यान का दिल बहुत तेज़ी से धड़क उठता है। न्यूज़ में फ़ोटोज़ भी दिखाए जा रहे थे और एक रिपोर्टर कह रहा था, कुछ दूरी पर यह जगह बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ है, लेकिन यहाँ पर गिरे केक को देखकर समझ आ रहा है शायद हस्बैंड वाइफ के बीच कोई झगड़ा हुआ था। क्या मर्डर करने वाला उसका खुद का हस्बैंड था? ऐसी हेडलाइंस देखकर तो अव्यान के अंदर एक डर बैठ जाता है। न्यूज़ में उसी जगह को दिखाया जा रहा था जहां कल अव्यान और प्रज्ञा थे। जगह के बाद अब न्यूज़ में उस लड़की की फ़ोटो को दिखाया जा रहा था, जिसका चेहरा पुलिस वालों के खड़े होने की वजह से नहीं दिख रहा था। पानी बहता जा रहा था, उस लड़की को भिगोता जा रहा था। अव्यान अपने डर से धड़कते दिल को संभाले उस लड़की का चेहरा देखने का इंतजार कर रहा था। तभी पैरों से होकर साड़ी को दिखाया जाता है। उस लड़की की पहनी साड़ी को देख अव्यान की सांसें ही रुक जाती हैं, क्योंकि ये वही साड़ी थी जिसे कल रात प्रज्ञा ने पहना था। अव्यान डर से हकलाते हुए कहता है, ये न्यूज़, ये ऐसा नहीं हो सकता। रोनी, कार उस जगह पर लेकर चलो जल्दी। कार बहुत तेज़ आवाज़ में उसी जगह की कुछ दूरी पर रुकती है जहां रिपोर्टर्स बता रहे थे। कार रुकते ही अव्यान तुरंत कार से उतरकर भागते हुए उस ओर चला जाता है। अव्यान के बिना एक्सप्रेशंस वाले चेहरे पर आज एक डर, बेचैनी और परेशानी ने जगह ले ली थी। रोनी भी कार से उतरकर तेज़ कदमों से आगे बढ़ जाता है। रोनी को पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अव्यान के एक्सप्रेशंस देखकर उसे न्यूज़ का मतलब साफ समझ आ चुका था। अव्यान जल्दी से दौड़कर वहां पहुंचता है, लोगों को धक्का देकर वहां से हटाता है। लोगों के हटते ही उसे पानी से पूरी तरह से भीगा शरीर दिखता है, जो सांस नहीं ले रहा था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो मर चुकी है। अव्यान की सांसें जैसे वहीं थमते थमते बच जाती हैं, क्योंकि मरी हुई लड़की प्रज्ञा नहीं थी, बल्कि कोई और थी जिसने प्रज्ञा जैसी ही साड़ी पहनी थी। अव्यान उसे देखकर 2 कदम पीछे हट जाता है। उसके दिल को एक पल के लिए ये देखकर सुकून मिलता है कि प्रज्ञा को कुछ नहीं हुआ। वहां पर खड़े लोग अव्यान को देखते हैं, फिर उस लड़की को देखते हैं। रोनी उस लड़की को देखकर इंस्पेक्टर से बात करता है। अव्यान तो अब बस खुद को शांत करने में लगा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उस लड़की की बॉडी को ले जाया जाता है। रोनी अव्यान के पास आकर कहता है, छानबीन से ये पता चला है कि इस लड़की को किसी ने गला दबाकर मार दिया। बोलते ही रोनी रुक जाता है। अव्यान रोनी के बोलने से कुछ सोचते हुए अपनी आंखें खोलता है, फिर तुरंत रोनी को देखकर पूछता है, कल रात सजनी घर गई थी? रोनी ना में सिर हिलाए कहता है, मैंने सिक्योरिटी से अभी बात की। इनफैक्ट मैंने सब तरफ से पता कर लिया, भाभी किसी के पास नहीं गई। अव्यान के चेहरे पर अब गुस्सा उभरने लगता है। गुस्सा उसे अपने आप से था, क्योंकि वही कल प्रज्ञा को छोड़कर चला गया। अव्यान अब अपने गुस्से को काबू करके कार की ओर बढ़ जाता है। कार के पास पहुंचते ही वो बैठ जाता है। रोनी भी ड्राइविंग सीट पर बैठता है। बहुत तेज़ रफ्तार से कार वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ कार में करीब 12 बजे आव्या की नींद धीरे धीरे खुलती है। आव्या जैसे ही आंखें खोलती है, खुद को रुद्र के शर्टलेस बदन से चिपका हुआ पाती है। रुद्र की नींद खुली थी, पर उसने आंखें बंद करके रखी थी। सूरज की चमचमाती धूप की वजह से पार्टीशन लगा होने के बावजूद उसकी लाइट अंदर आ रही थी। आव्या सिर उठाकर रुद्र के हैंडसम चेहरे को देखती है। रुद्र आंखें बंद किए हुए ही बोलता है, गुड आफ्टरनून बेबी गर्ल। रुद्र की बात सुनकर आव्या चौंक जाती है। वो अपनी नज़रें रुद्र से हटाती है और अपना फ़ोन देखती है। टाइम देखते ही वो और ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके साथ ही घर से जो मिस्ड कॉल्स आए थे उसे देखकर भी वो हैरान हो जाती है। आव्या अब रुद्र को घूरते हुए अपना फ़ोन दिखाकर कहती है, दिखाई दे रहा है कितने सारे मिस्ड कॉल्स आए हैं घर से, क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? रुद्र उसी तरह से आंखें बंद किए हुए कहता है, बता देना कि अपने होने वाले पति के साथ सुहागरात की प्रैक्टिस कर रही थी। दैट्स इट। आव्या आंखें फाड़े रुद्र को देखती है। फिर जब उसे कल रात का सारा सीन दिखता है तो वो रुद्र के सीने से छुपकर कहती है, तुम एकदम हफ्सी हो, ऐसे कौन किस करता है? ये गलत है ना रुद्र? रुद्र ये सुनकर आव्या के बालों को धीरे से पकड़ता है और उसे पीछे करता है। आव्या रुद्र को देखने लगती है। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, उसे हवस नहीं कहते बेबी गर्ल, तड़प कहते हैं। जिस दिन से तुम्हें देखा है बस उस दिन से तुम्हें अपना बनाने की तड़प है मुझे। आव्या एकटक रुद्र को देखने लगती है। रुद्र आव्या के चेहरे से होकर उसके होंठों को देखता है, फिर आगे बढ़कर धीरे से उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लेता है। आव्या की पकड़ एकदम से रुद्र के कंधे पर कस जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र बहुत सॉफ्टली आव्या को किस करने लगता है। आव्या भी धीरे धीरे रुद्र का साथ देने लगती है।
कुछ आधे घंटे बाद रुद्र आव्या के होठों को धीरे से छोड़ता है और उसके सिर पर किस करके पीछे हट जाता है। आव्या अपनी आंखें खोलती है और रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या के होठों को सहलाते हुए कहता है, इन होठों पर मेरे होठों के अलावा किसी के होठ नहीं होने चाहिए, अदरवाइज मैं खुद को हैवान बनने से रोक नहीं पाऊंगा। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लव, ब्रेकअप ये सब नहीं चाहिए मुझे बस ये पता है कि मुझे तुम चाहिए और हर हालत में तुम मेरी ही बनोगी। किसी और की बनने की कोशिश की तो पहले उस इंसान को मारूंगा, फिर अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। आव्या कुछ पल रुद्र के पागलपन को देखती है, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, खुद को मारोगे तो फिर से मैंने दूसरे को अपना बना लिया तो उसे कैसे मारोगे? जैसे ही आव्या ये कहती है, रुद्र का चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है। वो सर्द आवाज़ में कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हर्ट करूं? आव्या जल्दी से ना में सिर हिलाकर रुद्र के चेहरे को अपने हाथों में भर लेती है। आव्या रुद्र की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है रिलेशनशिप खराब कैसे होती है, ब्रेकअप कैसे होते हैं? ट्रस्ट, जब एक दूसरे पर ट्रस्ट करना खत्म हो जाता है या फिर लड़का या लड़की का मन भर जाता है, जब गलतफहमी उत्पन्न होने लगती है। हमारे केस में अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम मुझे मारकर समझाना और ज़रूरत पड़े तो मैं भी तुम्हें मारूंगी। हर एक बात का हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, कोई भी बात हम एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे। अगर मैं किसी भी बात से नाराज़ हुई तो तुम मुझे तुरंत मनाओगे और तुम हुए तो मैं तुम्हें मनाऊंगी, और अगर दोनों हुए तो दोनों मनाएंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। तुम्हें समझ आ रहा है ना कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ? बोलते हुए आव्या रुद्र के एक्सप्रेशंस को गौर करने लगती है। रुद्र आव्या के माथे पर किस करके कहता है, कंडीशंस अच्छी हैं, एक बात हमेशा याद रखना बेबी गर्ल, हमारे बीच जितनी भी गलतफहमी आ जाए लेकिन मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आव्या रुद्र के चेहरे से हाथ हटाती है और उसके सीने पर सिर रखती है। कुछ सोचते हुए आव्या रुद्र के सीने पर किस करती है और फिर से अपना सिर रख लेती है। रुद्र अपना फ़ोन निकालकर धीर को कॉल करता है और कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर कॉल कट करके आव्या को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद नॉक होता है। रुद्र दरवाज़ा खोलता है। धीर बिना देखे पेपर बैग अंदर देता है, फिर वहाँ से थोड़ा दूर हट जाता है। आव्या रुद्र से दूर होती है। रुद्र बैग से एक शर्ट निकालकर पहन लेता है। आव्या खुद को आईने में देखती है। उसके बाल बिखरे हुए थे और होंठ रुद्र के पूरी रात किस करने की वजह से सूज चुके थे। इस हालत में वो बाहर नहीं निकल सकती थी। आव्या कुछ करती तभी उसे अपने चेहरे पर गीला गीला सा कुछ लगता है। आव्या देखती है तो रुद्र गीले कपड़े से आव्या के पूरे चेहरे से होकर गर्दन को पोंछ रहा था। रुद्र के ऐसा करने से आव्या को फ्रेश सा लगता है। रुद्र आव्या के होठों पर लिप बाम लगाता है, फिर उसके बालों को कोम करने लगता है। आव्या को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि रुद्र बहुत धीरे धीरे कोम कर रहा था, जिससे आव्या को दर्द नहीं हो रहा था। रुद्र आव्या के बालों की पोनीटेल बना देता है। दोनों माउथ वॉश करते हैं। रुद्र आव्या को खाने के लिए सैंडविच देता है। आव्या तुरंत सैंडविच लेकर खाने लगती है क्योंकि उसे सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। रुद्र आव्या को खाते हुए देखकर खुद भी खाने लगता है। नाश्ता होते ही आव्या कार से उतरते हुए कहती है, आई थिंक अभी मुझे घर जाना चाहिए, सब बहुत परेशान होंगे। रुद्र कुछ नहीं बोलता। आव्या कुछ पल उसे देखती है, फिर अपनी कार की तरफ बढ़ जाती है। आव्या कार में बैठकर कार स्टार्ट करती है। आव्या की कार पल भर में वहां से चली जाती है। आव्या के जाते ही धीर ड्राइविंग सीट पर बैठता है। रुद्र उसे कुछ इशारा करता है तो धीर हाँ में सिर हिलाकर कार स्टार्ट करता है। दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या तुम लोगों में? रोनी अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड्स पर चिल्ला रहा था। उन बॉडीगार्ड्स ने बताया कि प्रज्ञा एक कार में बैठी। वो कार कौन चला रहा था ये कोई देख नहीं पाया। प्रज्ञा उससे अच्छे से बात कर रही थी। इसका मतलब साफ था कि प्रज्ञा उस इंसान को जानती है। अभियान आंखें बंद करके खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि शायद प्रज्ञा उसे सच में छोड़कर चली गई, पर उसका दिल बिल्कुल भी मान नहीं रहा था कि प्रज्ञा उसे छोड़कर जा सकती है। अभियान अपने दिमाग और दिल के बीच उलझा हुआ था। उसे कल रात की प्रज्ञा की बस आवाज़ सुनाई दे रही थी जिसमें प्रज्ञा उसे पुकार रही थी। अभियान अचानक ही गुस्से से अपने सामने खड़े खंबे पर जोर से पंच मारता है। उसे इस वक्त बस खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रोनी जल्दी से अभियान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अभियान तुरंत उसके हाथ को झटक कर जोर से चिल्लाता है, आई नीड माई सजनी, जो करो जैसे करो मुझे वो अभी के अभी चाहिए। वहाँ खड़े बॉडीगार्ड्स उसकी आवाज़ सुनकर कांप से जाते हैं। रोनी अभियान से दूर होता है और अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करता है। अभियान अपनी आईब्रो के सामने रगड़ते हुए कुछ सोचने लगता है। प्रज्ञा को खोजने के लिए अब सब तरफ बॉडीगार्ड्स लग जाते हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सीसीटीवी कैमरा, हर जगह से उसे खोजने लगते हैं। छानबीन से इतना तो पता चला कि प्रज्ञा जिसके साथ भी गई थी वो इस शहर से बाहर तो नहीं था। घर में अब तक किसी को बताया नहीं गया था कि प्रज्ञा गायब है। सबको बस यही पता था कि प्रज्ञा अभियान के साथ है। उधर आदित्य और ध्रुव एक साथ बैठे हुए थे। आदित्य लैपटॉप पर देख रहा था और ध्रुव फोन में। आदित्य लैपटॉप को बंद करके सामने देखते हुए कहता है, दिल्ली, सब वहीं है। ध्रुव कुछ सोचते हुए कहता है, तुम्हें ये आइडिया है कि कौन कौन जिंदा है?
ध्रुव का सवाल सुनकर आदित्य थोड़ी देर तक रुकता है, फिर जवाब देता है, ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। ध्रुवंश कहाँ है? बोलते हुए आदित्य ध्रुव को देखता है। ध्रुव कुछ बोलता है, तभी ध्रुवंश अंदर आते हुए कहता है, मैं यहीं हूँ पापा। ध्रुवंश आगे बढ़कर सोफे पर बैठ जाता है। आदित्य उसे देखता है, फिर एकदम से कहता है, मैंने जो कहा था वो हो गया? ध्रुवंश हाँ में सिर हिला देता है। आदित्य सोफे से उठकर बोलता है, ठीक है, कल ही हमें निकलना होगा। अब और सिंघानियास बिछड़कर नहीं रहेंगे। रुद्रांश अपनी चाल कभी भी चल सकता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि मैं जिंदा हूँ। बोलते हुए वो कुछ सोचता है। ध्रुवंश आदित्य की बात सुनकर उठता है, फिर कमरे से निकल जाता है। ध्रुवंश अब आव्या के कमरे की ओर बढ़ जाता है। आव्या के कमरे में पहुंचते ही वो देखता है कि आव्या कुछ रिपोर्ट्स को देख रही थी। ध्रुवंश दरवाजा अंदर से बंद करता है। आव्या आहट सुनकर सिर उठाए सामने देखती है। सामने देखकर आव्या के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अंश, मैं ना तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। कयारा। आव्या से आगे कुछ बोलती ध्रुवंश आव्या के हाथ की फाइल उठाकर फेंक देता है। फाइल में जितने पेजेस थे वो उड़कर नीचे आने लगते हैं। आव्या ध्रुवंश को कंफ्यूज्ड होकर देखती है। ध्रुवंश के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा था। ध्रुवंश आव्या के कंधे को जोर से पकड़कर गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, जिस इंसान की वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया, तुम उसी के बेटे के साथ पूरी रात गुजार कर आई हो। हाउ टुलिप। बोलते हुए उसकी आंखों में रुद्र के लिए नफरत दिख रही थी। आव्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है। ध्रुवंश रात की बात को याद करते हुए कहता है, कल रात मैं हॉस्पिटल गया था तुम्हें पिक करने, बट तुम तो उस कमीने की बाहों में कार के अंदर घुस गई। मैंने बहुत इंतजार किया, लेकिन तुम तो अंदर उसके साथ मजे कर रही थी। वक्त का पता कैसे चलेगा तुम्हें? बहुत मजा आया होगा ना तुम्हें। उसने तुम्हें हर जगह छुआ, तुम्हारे साथ सब कुछ कर लिया। प्रोटेक्शन यूज किया था या प्रेग्नेंट ऐसे ही करके छोड़ देगा तुम्हें? आव्या अचानक ही ध्रुवंश को धक्का देती है और उस पर जोर से चिल्लाती है, शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारा दिमाग खराब है अंश, क्या बक रहे हो? समझ भी आ रहा है तुम्हें? ध्रुवंश भी एकदम से बीच में बोल पड़ता है, बक नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। जो मैंने आंखों से देखा वही बता रहा हूँ। बिना कपड़ों पे के एक लड़का और लड़की बंद कार के अंदर और क्या कर सकते हैं? आव्या ध्रुवंश को घिन से देखते हुए गुस्से से कहती है, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी अंश। आई कांट बिलीव दैट कि तुम ऐसा कुछ भी सोच सकते हो। हो गॉड। बोलते हुए आव्या अपना सिर पकड़ लेती है। आव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो ध्रुवंश की बात पर कैसे रिएक्ट करे। आव्या ध्रुवंश का चेहरा देखती है तो उसे उसकी बात सुनाई देती है। आव्या उससे कहती है, तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे रेस्ट करना है। ध्रुवंश उसकी ये बात सुनकर तंज भरी मुस्कुराहट लिए कहता है, हाँ अभी तो रेस्ट करना ही है। पूरी रात जो रेस्ट करने नहीं दिया होगा उसने तुम्हें। आव्या फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाती है, जस्ट गेट आउट ऑफ माई रूम। ध्रुवंश फिर कुछ बोलने को होता है कि तभी आव्या फिर से जोर से चिल्लाती है, आई सेड गेट आउट अंश, कुछ मत बोलो, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ध्रुवंश एक पल आव्या को देखता है, फिर गुस्से से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है और बहुत ही ज़ोर से दरवाजे को बंद करके चला जाता है। आव्या दरवाजे को देखती है, फिर निढाल सी बेड पर बैठ जाती है। आव्या फर्श को एकटक देखने लगती है, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। आव्या फ़ोन को देखती है जिस पर रुद्र का नाम शो हो रहा था। आव्या बस फ़ोन को देखने लगती है। बार बार फ़ोन रिंग होते जा रहा था, पर फिर भी आव्या कॉल रिसीव नहीं करती। आव्या फ़ोन को साइड में रखती है। फ़ोन रिंग होता रहता है। आव्या चुपचाप वैसी की वैसी बैठी रहती है, पर तभी अचानक ही आव्या की आंखों से आंसू की बूंदें गालों पर बह जाती हैं। इधर एक अंधेरे कमरे में एक हल्की सी लाइट में प्रज्ञा फर्श पर जख्मी हालत में लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। उसके पैर और हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि इस वक्त वो बेहोश है। कमरे में एकदम सन्नाटा था। उस सन्नाटे में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। दरवाज़ा खुलते हुए बंद होता है और किसी के कदम प्रज्ञा की ओर बढ़ने लगते हैं। उसके हाथ में एक जग था। उसके बाल पीठ पर लहरा रहे थे, जिससे ये समझ आ रहा था कि वो एक लड़की है। उसके कदम बढ़ते हुए प्रज्ञा के पास रुकते हैं। हल्की सी रोशनी में उस लड़की का चेहरा नहीं दिख पा रहा था, क्योंकि उसने लाइट की तरफ पीठ करके रखी थी। वो लड़की जग के पानी को प्रज्ञा के चेहरे पर डालने लगती है। उसके ऐसा करने से बेहोश प्रज्ञा को होश आने लगता है। प्रज्ञा अपनी चिपकी पलकों को धीरे धीरे खोलती है। आंखें खुलते ही उसे सारी चीज़ें धुंधली दिखने लगती हैं। वो लड़की पानी का जग एक झटके में फेंक देती है। प्रज्ञा की नज़रें अब साफ होने लगती हैं। प्रज्ञा नज़रें उठाए उस लड़की के चेहरे को देखती है और अविश्वास होकर बोलने की कोशिश करती है, काजल तुमने मुझे। इतना बोलते ही प्रज्ञा खांसने लगती है। उसके सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं, प्रज्ञा की दोस्त काजल थी। प्रज्ञा उसे देखते ही अपने दिमाग पर जोर देते हुए कल रात की बात सोचने लगती है। फ्लैशबैक। अभियान के जाने के बाद प्रज्ञा अफसोस करते हुए घुटनों के बल बैठी हुई। उसकी आंखें नम थीं और वो धीरे धीरे कह रही थी, आई एम सॉरी साजन, प्लीज़ वापस लौट आइए ना, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगी। अभियान के छोड़ने के गम में प्रज्ञा पूरी तरह से डूब चुकी थी।
कुछ 1 घंटे बाद वो लड़खड़ाते हुए उठती है, क्योंकि वो उठने तक की हिम्मत खो चुकी थी। प्रज्ञा के बाल पूरे बिखरे हुए थे, उसकी साड़ी भी अब नीचे ज़मीन तक आ चुकी थी। प्रज्ञा बेसुध सी अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाती है। उसकी साड़ी ज़मीन को साफ करते हुए जा रही थी। प्रज्ञा के कुछ कदम चलते ही एक कार उसकी ओर ही आ रही दिखती है, जिसे देखते ही प्रज्ञा को आस उठती है कि यह अव्यान है, लेकिन वो कार उस ओर से चली जाती है जहाँ सजावट हुई थी। कार से एक लड़का और एक लड़की उतरते हैं। उन दोनों को देखकर प्रज्ञा की सारी आस टूट जाती है। वो मुड़कर फिर से वहाँ अपने कदम बढ़ाती है। रोड पर प्रज्ञा बेसुध सी हालत में चली जा रही थी। एक सुनसान सा रोड था, पर प्रज्ञा को किसी का डर नहीं था। वो बस चलती ही जा रही थी। कुछ देर बाद उसके पास कार आकर रुकी। प्रज्ञा कार के अंदर बैठी काजल को देखती है। काजल प्रज्ञा को देखकर कहती है, हे सहस्त्रा, कहाँ जा रही हो तुम, और ये क्या हालत बना रखी है अपनी। बोलते हुए प्रज्ञा को ऊपर से नीचे तक देखती है। प्रज्ञा रूखा सा जवाब देती है, वो मैं बस ऐसे ही टहल रही थी। काजल उसे गौर से देखती है, फिर अपनी कार में बैठने के लिए कहती है। प्रज्ञा भी बिना कुछ सोचे समझे बैठ जाती है। काजल कार स्टार्ट करती है और ड्राइव करते हुए ही पूछती है, हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ है क्या। प्रज्ञा गहरी सांस लेकर जवाब देती है, हाँ यार, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से झगड़ा हो गया। पता नहीं अब सब कैसे ठीक होगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे मनाऊँ। आई रियली लव हिम। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। बोलते ही प्रज्ञा अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है। वहीं प्रज्ञा की बात सुनकर काजल के एक्सप्रेशंस चेंज होने लगते हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगता है। काजल प्रज्ञा को एक जगह पर ले जाती है। प्रज्ञा घर को देखते हुए कहती है, ये घर किसका है। काजल एक फ्लावर पॉट उठाती है और कहती है, मेरे अंकल का है। मुझे यहाँ कुछ काम था और मैं यहाँ रुकने की सोची। प्रज्ञा ये सुनकर काजल की ओर पलटने ही वाली होती है कि काजल एकदम से प्रज्ञा के सिर पर जोर से फ्लावर पॉट मारती है। प्रज्ञा एक चीख के साथ नीचे गिर जाती है। उसकी आंखों के सामने धुंधला सा छा जाता है। प्रज्ञा काजल को देखने की कोशिश करती है, पर देख नहीं पाती। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। प्रज्ञा पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। फ्लैशबैक एंड। प्रज्ञा ये सब सोच ही रही थी, तभी काजल एड़ियों के बल बैठकर उसे एक अलग ही नज़र से देखने लगती है। काजल प्रज्ञा के गाल पर हाथ रखकर कहती है, आई एम सॉरी सहस्त्रा, लेकिन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कोशिश कर रही थी खुद को समझाने की। बोलते हुए काजल की आवाज़ में एक अजीब सी वाइब्स आ रही थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई यार। मैं तुझे तेरे पति के साथ नहीं देख सकती। देख सहस्त्रा, अब मुझे तुझे मारना होगा, क्योंकि तू तेरे पति और मेरे बीच आ गई है। तू जब तक नहीं मरेगी वो मेरा नहीं हो पाएगा। काजल ये सब कुछ बिल्कुल पागलों की तरह बोल रही थी। वहीं प्रज्ञा ये सब जैसे ही सुनती है, उसे हैरानी के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। प्रज्ञा गुस्से में एकदम भारी आवाज़ में कहती है, क्या कहा तूने। साजन को अपना बनाएगी। उनके बारे में सोचा भी तो जान ले लूंगी तुम्हारी। वो सिर्फ मेरे हैं, समझी तुम। प्रज्ञा की आंखों में गुस्से ज्वालामुखी की तरह फटता हुआ नजर आ रहा था। प्रज्ञा की बात सुनकर काजल बोलती है, अफसोस, मेरी जान लेने से पहले मैं तेरी जान ले लूंगी। बोलकर काजल बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लगती है। गुस्से से प्रज्ञा को ये तक समझ नहीं आ रहा था कि काजल को आज तक नहीं पता कि अव्यान उसका पति है। काजल तो आज भी समझती है कि प्रज्ञा का पति ध्रुवंश है। प्रज्ञा अव्यान के प्यार में हद से ज्यादा पागल थी, जिस वजह से जैसे ही काजल के मुंह से पति शब्द निकला, प्रज्ञा को लगा कि काजल अव्यान की बात कर रही है। लेकिन असल बात तो ये थी कि काजल ध्रुवंश की बात कर रही थी। एक प्यार में पागल थी तो दूसरी ध्रुवंश को पाने के लिए पागल हो चुकी थी। दोनों का ही दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था। काजल प्रज्ञा के जबड़े को पकड़कर जोर से दबाते हुए कहती है, तेरा पति सिर्फ मेरा है। उसके इतना बोलते ही प्रज्ञा का खून खौल उठता है। वो छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने लगती है। दूसरा कोई अव्यान को अपना कहे, ये प्रज्ञा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। प्रज्ञा को छटपटाते हुए देखकर काजल हंसते हुए कहती है, छटपटा छटपटा जितना छटपटाना है। काजल प्रज्ञा के जबड़े को छोड़कर उठती है। काजल वहां से चलते हुए एक ओर जाती है। प्रज्ञा उसे देखते हुए लगातार खुद को रस्सी से छुड़ाने की कोशिश करती है, पर कर नहीं पाती। एकदम से प्रज्ञा की नज़र जग के टूटे टुकड़े पर पड़ती है। प्रज्ञा एक नज़र काजल को देखती है, जो कबर्ड में कुछ देख रही थी। प्रज्ञा जमीन पर रगड़ते खिसकते हुए एक ओर जाती है। प्रज्ञा कांच के पास पहुंचती है। अब उसके लिए वो उठाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। प्रज्ञा कांच को उठाने के लिए पलटती है। वो जैसे ही पलटती है, कांच उसकी कमर में घुस जाता है। प्रज्ञा के मुंह से आह निकल जाती है। प्रज्ञा उस चोट को इग्नोर करके दूसरा कांच का टुकड़ा बहुत मुश्किल से उठाती है, जो थोड़ा बड़ा था। प्रज्ञा दोनों हाथों से उसे पकड़कर रस्सी को काटने लगती है। इस दौरान उसका हाथ भी बुरी तरह से कट रहा था, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। काजल कबर्ड में अजीब से एक्सप्रेशंस लिए चाकू की धार चेक कर रही थी। कबर्ड में चाकू का बाजार लगा हुआ था और काजल प्रज्ञा को मारने के लिए एक धारदार चाकू ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ अव्यान को पता चल चुका था कि प्रज्ञा कहाँ है।
काजल प्रज्ञा को लेकर शहर से बाहर नहीं गई थी, जिस वजह से अव्यान को प्रज्ञा को ढूंढने में ज़्यादा दिन नहीं लगे। अव्यान अकेला इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। उसकी कार इतनी ज़्यादा स्पीड में चल रही थी कि गलती से भी उसके सामने अगर कोई आ जाए तो उसके चीथड़े उड़ जाएं। उसके पीछे रॉकी के साथ कुछ बॉडीगार्ड्स थे। रॉनी को अव्यान की इस वक्त सबसे ज़्यादा फिक्र हो रही थी। उसकी स्पीड ड्राइविंग देखकर रॉनी की हालत ख़राब हो रही थी। अव्यान के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, बस वो हवा को चीरते हुए अपनी कार को आगे बढ़ा रहा था। इधर आखिरकार काजल को प्रज्ञा को मारने के लिए अच्छा चाकू मिल ही जाता है। काजल पलटकर प्रज्ञा को देखती है। मुस्कुराते हुए काजल प्रज्ञा की ओर बढ़ते हुए कहती है, जितना लुढ़कना है लुढ़क लो, यहाँ से भाग नहीं पाओगी। काजल देख चुकी थी कि प्रज्ञा अपनी जगह से थोड़ी दूर पर जा चुकी थी। प्रज्ञा उसे देखती है और जल्दी जल्दी रस्सी को काटने लगती है। काजल के कदम बढ़ते हुए प्रज्ञा के पास पहुंच जाते हैं। काजल प्रज्ञा के सामने अपने पैर लपेटकर बैठ जाती है। चाकू की धार चेक करते हुए काजल बोलती है, अलविदा मेरी होने वाली सौतन। बोलते ही वो एक झटके में प्रज्ञा के ऊपर वार करती, लेकिन प्रज्ञा भी एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। काजल हैरान होकर प्रज्ञा को देखती है। प्रज्ञा जोर से काजल को धक्का देती है, जिससे काजल ने जो चाकू पकड़ा था वो दूर जाकर गिरता है। प्रज्ञा के पैर अब तक बंधे थे। वो उसी तरह से काजल के ऊपर आकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है। प्रज्ञा गुस्से से उबलते हुए कहती है, एक अच्छा दोस्त माना तुम्हें मैंने, और तुमने उसी एक झटके में खत्म कर दिया। मेरी सौतन बनेगी तू। बोलते ही प्रज्ञा उसकी गर्दन को छोड़कर गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। प्रज्ञा रुकती नहीं है। वो काजल के बाल को पकड़कर खींचती है और फिर एक बार थप्पड़ मारने लगती है। उसके अंदर जिस आग को काजल ने भड़काया था, उसी आग से प्रज्ञा काजल को जला रही थी। काजल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही वो अपने घुटनों से प्रज्ञा की उसी जगह पर मारती है जहां कांच घुसा था। काजल के ऐसे करते ही कांच प्रज्ञा की कमर में और ज्यादा घुस जाता है। प्रज्ञा के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है और वो रुक जाती है। इसी का फायदा उठाकर काजल प्रज्ञा को अपने ऊपर से धक्का देती है। प्रज्ञा झटके से फर्श पर लेट जाती है। अब काजल प्रज्ञा को मारने लगती है। काजल उसे मारते हुए चिल्लाती है, दोस्त दोस्त तो मैंने भी तुम्हें माना था, लेकिन धोखा देने पर तुमने मुझे मजबूर किया। मुझे तुम्हारा हस्बैंड चाहिए, वो सिर्फ मेरा होगा, और तेरे होते हुए वो मेरा नहीं हो सकता। फिर एक बार अव्यान को अपना कहता देखकर प्रज्ञा का गुस्सा सिर पर चढ़ जाता है। प्रज्ञा काजल के ऊपर से हटाती है। इस बार काजल प्रज्ञा से दूर हो जाती है। प्रज्ञा जल्दी जल्दी अपने बंधे हुए पैरों को खोलने लगती है। काजल नीचे गिरा चाकू उठाकर प्रज्ञा की ओर बढ़ती है। प्रज्ञा अपने पैरों को खोलने में लगी थी, लेकिन अचानक ही उसकी नज़र काजल पर पड़ती है। वो जल्दी से हटती है। हटते ही काजल जो चाकू मार रही थी वो प्रज्ञा के हाथ पर लगता है। प्रज्ञा अपने हाथ को देखती है, तभी काजल उसके सीने पर चाकू घोंपने के लिए बढ़ती है। तभी एक झटके से दरवाजा खुलता है। अव्यान सामने का नज़ारा देखकर बिना एक पल भी गंवाए गन निकालकर काजल के हाथ पर शूट करता है। काजल दर्द से चीखते हुए दूर हो जाती है। वो धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। प्रज्ञा एक नज़र काजल को देखकर दरवाजे पर खड़े अव्यान को देखती है। अव्यान को देखते ही प्रज्ञा की आंखों में आंसू छलक उठते हैं। अव्यान जल्दी से दौड़कर प्रज्ञा के पास जाता है और उसके पास बैठकर झटके से उसे गले लगा लेता है। प्रज्ञा भी कसकर अव्यान को गले लगा लेती है। ऐसा करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। रॉनी और बाकी बॉडीगार्ड्स काजल को लेकर चले जाते हैं। प्रज्ञा कल की हुई घटना को याद करके रोते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए साजन, प्लीज़। अव्यान ये सुनकर और ज़्यादा कसकर उसे गले लगा लेता है। अव्यान ही जानता था कि प्रज्ञा के ऊपर काजल के द्वारा वार होता हुआ देखकर वो किस कदर घबराया था। प्रज्ञा को ना देखे उसे बस 16 या 18 घंटे ही हुए थे और वो पागल हो गया था। बहुत देर तक अव्यान प्रज्ञा को गले लगाए रहता है, फिर धीरे से उससे अलग होकर उसे देखने लगता है। प्रज्ञा नम आंखों से अव्यान को देखने लगती है। अव्यान प्रज्ञा के पूरे चेहरे पर किस करता है। किस करते हुए उसके अंदर की फीलिंग्स बाहर आ रही थी। उस किस से अव्यान प्रज्ञा को अपना डर के एहसास को जता रहा था। अव्यान प्रज्ञा के पूरे चेहरे पर किस करता है, फिर उसके माथे पर किस करके अपना सिर उसके सिर के साथ जोड़ लेता है। प्रज्ञा की आंखें बंद हो जाती हैं। अव्यान की भी आंखें इस वक्त बंद थीं। दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। सारे इमोशंस के बाहर आते वक्त अव्यान धीरे से कहता है, आई एम सॉरी सजनी। ये सुनते ही प्रज्ञा के जज्बात काबू नहीं होते। वो फिर एक बार झटके से अव्यान को गले लगा लेती है। बिछड़ने का डर, खोने का डर इस करीबी से साफ पता चल रहा था। कुछ देर बाद दोनों दूर होते हैं। अव्यान प्रज्ञा की हालत देखता है, फिर उसके पैरों में बंधी रस्सी खोलता है और एकदम से प्रज्ञा को गोद में उठा लेता है। प्रज्ञा अव्यान की गर्दन में अपने हाथ लपेटकर उसे एकटक देखने लगती है। अव्यान बाहर निकलकर प्रज्ञा को कार में बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है। ड्राइविंग सीट पर बैठा रॉनी कार स्टार्ट करता है। कार चलते ही रॉनी मिरर से देखते हुए प्रज्ञा से पूछता है,
आर यू फाइन भाभी? प्रज्ञा हाँ में सिर हिलाकर धीरे से जवाब देती है। हाँ मैं ठीक हूँ। अव्यान अब तक तो शांत होकर प्रज्ञा के हाथों पर बैंडेज लगा रहा था, लेकिन अचानक ही अव्यान को क्या होता है कि वो बैंडेज छोड़कर सीधे प्रज्ञा के होठों को अपने होठों के कब्जे में लेकर किस करने लगता है। प्रज्ञा अचानक हुए इस इंसिडेंट से शॉक्ड हो जाती है और एकदम से फ्रीज हो जाती है। अव्यान प्रज्ञा की कमर को पकड़कर इंटेंशनली किस पर किस करने लगता है। वो इस कदर प्रज्ञा के होठों का रस पी रहा था जैसे वो कितने दिनों से प्यासा हो। अव्यान प्रज्ञा के मुंह के हर कोने का स्वाद चख रहा था। प्रज्ञा बहुत देर तक शौक में ही रहती है, पर जैसे ही उसे अव्यान की बेचैनी का एहसास होता है, वो अपनी आंखें बंद करके अव्यान की किस को महसूस करने लगती है। दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे के होठों में गुम हो चुके थे। रोनी को पीछे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। रोनी उस आवाज़ को समझ नहीं पाता और बिना सोचे समझे मिरर में देखता है। मिरर में देखते ही रोनी हैरान होकर एकदम से ब्रेक मारता है। उसके ब्रेक मारते ही अव्यान का हाथ प्रज्ञा की कमर के उस जगह को पकड़ लेता है जिसमें कांच घुसा था, जिस वजह से प्रज्ञा की दर्द भरी आह निकल जाती है। रोनी जल्दी जल्दी में कहता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अव्यान प्रज्ञा से दूर उठता है और रोनी को एक नज़र अपनी खतरनाक आंखों से घूरते हुए देखता है। रोनी की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो खुद को कोसने लगता है कि उसने क्यों उस आवाज़ पर गौर नहीं किया, क्यों बिना सोचे समझे पीछे देखा। अव्यान अब प्रज्ञा की कमर को देखता है जिसमें से खून बह रहा था। अव्यान अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करता है, फिर गहरी सांस लेकर उसकी कमर की ओर झुकता है। प्रज्ञा तो शर्म से नजरें झुका लेती है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि रोनी ने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया है। अव्यान बहुत धीरे से प्रज्ञा की कमर से कांच निकालता है। प्रज्ञा दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अव्यान प्रज्ञा के चेहरे को एक नज़र देखकर खिड़की के बाहर कांच को फेंकता है। अव्यान अब फिर से प्रज्ञा को दवाई और बैंडेज लगाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आव्या के कमरे में एक हल्की लाइट जली हुई थी और वो पेट के बल लेटी तकिए पर सिर रखे अब तक ध्रुवंश की बातों को सोच रही थी। आव्या को सबसे ज़्यादा हर्ट ध्रुवंश की इस बात से लगा कि उसने आव्या को एक ऐसी लड़की समझा जो बिना सोचे समझे अपना जिस्म किसी को भी सौंपती हो। आव्या का फ़ोन फिर से रिंग होने लगता है। आव्या एक नज़र फ़ोन को देखती है जिस पर रुद्र का नाम शो हो रहा था। पूरे दिन में रुद्र ने कम से कम 100 बार कॉल किया था, पर आव्या का बिल्कुल भी मूड नहीं था उससे बात करने का। कुछ देर बाद कॉल आना बंद होता है, फिर उसके थोड़ी ही देर बाद आव्या के बेड पर कुछ गिरता है। आव्या उठकर देखती है तो वहाँ एक बॉल थी। आव्या बॉल को कंफ्यूज्ड होकर देखती है, फिर उसे पकड़ लेती है। आव्या जैसे ही उस बॉल को पकड़ती है, उस पर लिखे शब्द उसे दिखने लगते हैं जिस पर लिखा था, पिक अप द कॉल बेबी गर्ल, अदरवाइज उसके आगे कुछ नहीं लिखा था। आव्या हैरानी से बॉल को देखती है, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। आव्या बॉल को साइड में रखकर फ़ोन को देखती है। रुद्र के फ्लैश होते नाम को देखकर आव्या धीरे से फ़ोन को पकड़कर कॉल रिसीव करती है। वो कुछ कहती है उससे पहले ही रुद्र की सर्द भरी आवाज़ आती है, मैं नीचे गेट के बाहर खड़ा हूँ, अभी के अभी आओ, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। आव्या उसकी सर्द भरी आवाज़ सुनकर कुछ बोल नहीं पाती। रुद्र इतना बोलते ही कॉल कट करता है। आव्या अब सोचने लगती है कि आखिर वो क्या करे, जाए या ना जाए। रुद्र नीचे कार से टिककर खड़ा था। उसकी नज़र बस आव्या के कमरे की ओर थी। वो मुंह पर एक सिगरेट थी और उसके चेहरे पर एक डार्कनेस थी जो उसके गुस्से को दिखा रही थी। कुछ आधे घंटे बीत जाते हैं पर फिर भी आव्या नहीं आती। ये देखकर रुद्र अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। वो एकदम सर्द नज़रों से आव्या के कमरे की ओर देखता है। टू बी कंटिन्यूड।